संजय जोशी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संजय जोशी वो नाम जो कि लगातार दिल्ली में बैठे खास तौर से इन 2 नेताओं के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है आने वाले वक़्त में। और इस नाम को दूर रखने के लिए पिछले कई महीनों से कवायद चल रही है, अंदर जो चर्चाएँ चल रही हैं, उनके मुताबिक संजय जोशी के नाम को पीछे रखने के लिए तमाम तरह के घोड़े खोल दिए गए हैं, यानी कि हरियाणा के चुनाव को किस तरह से जीतना है, महाराष्ट्र के चुनाव को किस तरह से जीतना है, तमाम तरह की कवायद हो रही है ताकि संजय जोशी की एंट्री ना हो सके। और अब महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चर्चाएं ये हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए आरएसएस अभी भी अड़ा हुआ है कि भाई संजय जोशी को ये पद मिले। लेकिन संजय जोशी की यहाँ पर जासूसी बढ़ा दी गई है या फिर सुरक्षा, ये समझना जरूरी है क्योंकि हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है। मैं पहले अमिताभ जी से इस बात को शुरू करना चाहूंगी क्योंकि अमिताभ जी इस बात को जानते हैं, खुद आईपीएस अधिकारी हैं। मतलब अब तो जबरन रिटायर अधिकारी हैं। उनके घर के बाहर लिखा हुआ है ये। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में और तमाम जनता जो है ना बखूबी जानती है। अमिताभ जी, सवाल ये है कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने वाला जो ये मामला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे मैंने कहा, क्या ये जासूसी है या फिर वाकई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है? देखिए, इस पर तो मैं समझता हूँ कि हम सभी जो सरकार गिरी थी, मेरे ख्याल से शायद चंद्रशेखर जी की सरकार जो थी केंद्र में, तो वो सुरक्षा के चक्कर में ही गिरी थी। जो राजीव गांधी जी की सुरक्षा का ही मामला था। सुरक्षा के नाम पे जो राजनीतिक पार्टी पावर में होती है, उसकी संरक्षा का खेल तो पुराना है। सुरक्षा कम होता है, अपनी संरक्षा ज्यादा होती है, क्योंकि गोपनीयता की दृष्टि से गोपनीयता भंग करने वाले लोग अपने डाल दिए और वहां से सूचनाएं एकत्र करते रहे। मैं समझता हूं यह किसी भी प्रकार से यह नया कोई हथियार या माध्यम नहीं है। तो यदि मैं कहूं कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं, तो निश्चित रूप से एक तरह से गुनाह होगा। पुराने समय से यह परंपरा चली आ रही है कि सुरक्षा के कर्मियों के माध्यम से या सरकारी सुरक्षा का ताना बाना देके या सुरक्षित करने के नाम पे, सुरक्षित करने के बहाने किसी व्यक्ति को के ऊपर इंटेलिजेंस लगा दी जाए, उसके ऊपर एक प्रकार से मतलब नजर रखी जाए, सूचनाएं दी जाएं। तो आपकी बात जितना हम लोग श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में अब सामने आए हैं, स्थिति में किसी भी राइवल को, किसी भी व्यक्ति को अपने सामने खड़ा नहीं होने दे सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ तक कि जैसे आदित्यनाथ हमारे एक चयनित मुख्यमंत्री हैं, कई कई वीडियो आए हैं, फोटो आए हैं, जिसमें वो उनको लगभग इस तरह हाथ से हटाते हुए दिखे हैं और अकेले दिखने की जो उनकी अदा और भंगिमा है, अगेन जो बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, ह्यूमन ट्रेट कहते हैं, ह्यूमन फंडामेंटल जो विचार कहते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा पसंद कर पा रहे होंगे कि उनके पैरेलल पावर के रूप में संजय जोशी जी को लाया जाए। और मुझे यह लगता है कि इन स्थितियों में निश्चित रूप से संजय जोशी जी को लेके बहुत संभव है कि आगे वाले कुछ दिनों में कुछ विस्फोटक सामग्री, जानकारी, ऑडियो, वीडियो और तमाम चीजें जो है, जिससे पहले भी एक आध बार आया था संजय जोशी जी को लेके, ऐसे ऑडियो, वीडियो, अन्य इंफॉर्मेशन वगैरह आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। और यह भी संभव है कि उनमें जो सुरक्षा कर्मी है उनकी भी कोई भूमिका हो। यह सब राजनीति के इन लोगों के दांव पेच है, और जिस प्रकार की राजनीति ये करते हैं, इनमें ये बड़ी सामान्य और सरल सी बात दिख रही है। जी। यही सवाल मेरा सुभाष जी आपसे है। संजय जोशी की अगर यहाँ पर एंट्री होती है और तस्वीरें अब जो बता रही हैं कि कैसे सुरक्षा बढ़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? एक तो संजय जोशी हमेशा ये देखा जा रहा है कि वो मोदी विरोधी खेमा में है, और ये जो मामला है वो गुजरात से चलता आ रहा है, तो इसको बड़ा इतिहास है। और इसलिए संजय जोशी किसी भी हालत में बीजेपी के टॉप पोस्ट पे चले जाए, ये शाह और मोदी इन दोनों को यानी वो पसंद नहीं करेंगे। और इसमें अगर हमारे फडणवीस भी अगर जुड़ जाते हैं तो ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आरएसएस ये भी कोशिश कर रहा है कि थोड़ा नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये पूरे बीजेपी आरएसएस के पूरी जो चीजें हैं वो सुनते नहीं है।
पूरे इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसका पालन नहीं करते, तो उनको अपना एक एजेंडा है आरएसएस का, उस दिशा में जाना है। तो उस दिशा में जाने के लिए जो कोशिश होती है वो मोदी और शाह इनकी तरफ से पूरी होती नहीं दिख नहीं रही है। उनका एक अलग अपना एजेंडा है, वो उस एजेंडा पे वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एजेंडा में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और इसी कारण संजय जोशी को एक मोहरा बना के आगे किया जा रहा है आरएसएस की तरफ से। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी और शाह कितना चलने देंगे, क्योंकि अब तक इतिहास रहा है कि जो भी इनके बीच में आया उनका सफाया हुआ है, और उसमें सारे जो जनतंत्र की बाकी जो संस्थाएं हैं उनका भी हमने देखा है। संजीव भट्ट का उदाहरण तो सबको पता है कि संजीव भट्ट किस तरह से जेल में है और उनको यानी कोई न्याय मिलने की संभावना भी नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए मोदी और शाह और इनमें संजय जोशी और आरएसएस, इनमें जो मुकाबला होगा वो दिलचस्प होगा। अजय जी। जी, संजय जोशी मतलब पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन अब सुरक्षा बढ़ने का मतलब किस तरह से सोच करके हम चल सकते हैं इस मामले को? देखिए 3 महीनों से एक शख्स का नाम अध्यक्ष पद के लिए सारे जगह छाया हुआ है, संजय जोशी। और संजय जोशी का नाम इसलिए भी आया क्योंकि संजय जोशी को लेकर और मोदी को लेकर आपको भी पता है वो वायरल वीडियो दोनों बड़ा कंट्रोवर्शियल था। अब संजय जोशी के नाम पे अगर नाम आ रहा है संजय जोशी का, तो आरएसएस 3 महीनों से क्यों इंतजार कर रही है कि किसको अध्यक्ष बनाए? क्या आरएसएस इज नॉट द फाउंडेशन? आरएसएस क्या पेरेंट बॉडी नहीं है? क्या आरएसएस ने जेपी नड्डा के उस स्टेटमेंट को कि अब हमें जरूरत नहीं है संघ की पे रिएक्ट नहीं किया था? क्या भागवत जी आज भी शांत बैठे हैं इस मुद्दे पे? भागवत जी को अगर आरएसएस का ही रोल है अध्यक्ष पद और अध्यक्ष बनाने में, तो संजय जोशी का नाम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे डालकर आप क्यों खेल कर रहे हैं? मैं यहां आरएसएस से पूछना चाहता हूं। और जहां तक सवाल उठता है उनकी सुरक्षा बढ़ाने की, तो 2 कारणों से सुरक्षा बढ़ाई जाती है। एक तो गोपनीयता के कारण कि चलो ठीक है अपने लोग हैं, कुछ इंटरनल चीजें बाहर आएंगी तो उनके जो लोग हैं वहां सूचना प्रदान करेंगे इन दोनों राष्ट्रीय नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी में जिनका नाम लिया जाता है। दूसरी बात आती है कि अगर कल को घर में ही उनके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो वो आक्षेप, वो आरोप किस पे जाएगा? लोग यही कहेंगे कि मोदी और शाह ने ये करवाया है, तो सरकार में रहते सुरक्षा देना इनका काम है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। पर मेरा ये पूछना है यहां पर आपके सवाल पे मेरा एक छोटा सा लाइन है कि संघ की बात हम जब करते हैं, अध्यक्ष पद के लिए नाम उछाल देना और उस पे वेट करना कि कितने फीडबैक्स मिलेंगे। क्या हम फीडबैक के लिए वेट कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के? क्या हम फीडबैक पे ये देखेंगे कि कौन नया अध्यक्ष होगा? महाराष्ट्र में डिसॉल्व हो गया असेंबली और एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। फिर भी हमारी सरकार, हमारी इच्छा, हमारा मन, तो क्या यही भारतीय जनता पार्टी में भी हो रहा है? एक्सटेंडेड प्रेसिडेंट ऑफ अ पार्टी, इतने बड़े पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का, जिसकी सरकार चल रही है, क्या आप एक अध्यक्ष नहीं चुन सकते? इससे बड़ी शर्म की बात शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और आरएसएस खासकर नाम उछालने से नहीं होता है। मैडम, नाम उछाल अध्यक्ष पद का चुनने का मतलब अक्सर ये होता है पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना। अब यहाँ पर तो ये इनके पास बड़ी दलील ये है ना ऑलरेडी कि उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीत लिया, जबकि वो चुनाव से पहले घाटे में दिखाई दे रहे थे। बावजूद इसके इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर देम टू विन। लोकसभा देख लीजिए 2024, कहते हैं ना आरएसएस सक्रिय नहीं था। मैसेज, मैं सिर्फ मीडिया की बात कर रहा हूं और इंटरनल अंदर खाने की बात, जो फैक्ट भी है टू एन एक्सटेंट। आरएसएस सक्रिय नहीं था 2024 में, ये फैक्ट है। क्या रिजल्ट आया? 400 आप सोच रहे थे, 240 पे ठहर गए। हरियाणा कहते हैं आरएसएस सक्रिय हो गया था, कुछ कारणों से आप जीत गए। महाराष्ट्र, सुभाष जी कहें बताएंगे, आरएसएस की सक्रियता 45 उनके जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जगह जगह पे दिखे थे, लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाने का उन्होंने काम किया था, जो आरएसएस हमेशा से करते रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये दिखा था महायुति के फेवर में। रिजल्ट देखिए 132, वरना ये बीजेपी का नहीं है, संघ का मेजर रोल था, और संघ का मेजर रोल आप डिनाई नहीं कर सकते आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए। यही तो कारण है ना कि ये दोनों नेता जो केंद्र में बैठे हैं, इनकी चलनी नेता हैं, मोदी जी और शाह जी चला रहे हैं, इनकी कौन नहीं सुनेगा, पर संघ के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सुभाष जी, आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में आरएसएस काफी एक्टिव रहा है और उसका हाथ इस मामले में ऊपर है बीजेपी से इस बार? देखिए, लोकसभा में भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने काम किया था और यहाँ पर भी विधानसभा में भी काम किया था। हालांकि आरएसएस का जो कैडर है वो पूर्ण रूप से उन्होंने अजित पवार या एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं के जो उम्मीदवार थे उनका काम नहीं किया था। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अमरावती का देता हूँ। अमरावती में जो नवनीत राणा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले थी और वो चुनाव में थी, तो वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया क्योंकि नवनीत राणा ने वहां पे लोगों को दुखी किया था। तो ये मनमुटाव था और उसके कारण उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। लेकिन आप जो स्ट्रक्चर देखते हैं बीजेपी का, तो बीजेपी का हर कोई संगठन मंत्री ये आरएसएस से ही आता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक संगठन मंत्री आरएसएस का ही होता है। तो आरएसएस ये बीजेपी से पूर्णतः मिलीजुली संगठन है और आरएसएस और बीजेपी को अलग हम नहीं कर सकते। हालांकि हमेशा ये होता है कि जो भी गलत चीजें हैं वो बीजेपी पे थोपी जाती है, अच्छी चीजें आरएसएस के ऊपर आती है। तो ये जो माहौल है वो हमें देखना होगा। लेकिन दूसरा एक बात है कि संजय जोशी को क्यों ला नहीं पा रहे, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये आज के लिए ऐसे जिसको हम घोड़े कहें कि जो हर इसमें रेस में जीत कर आते हैं। बीजेपी के पास या आरएसएस के पास और कोई ऐसा नेता नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर फिर एक बार केंद्र में सत्ता ला पाए अपने बलबूते पे। तो इसके लिए आरएसएस पूर्ण रूप ताकत से संजय जोशी इनके पक्ष में नहीं है। वो अपने अपने दांव खेल रहे हैं कि जिससे तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह मान ले और संजय जोशी को वहां पे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया जाए। तो लेकिन इसमें मतलब कुल मिला के आरएसएस का हाथ थोड़ा अपर हैंड है कि इसमें संजय जोशी की बात को मनवा सकेंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी बदल गई है लोकसभा चुनाव के बाद में, स्टेट इलेक्शंस की सिचुएशन के बाद खास तौर से। तो यहाँ पर जहाँ पर मोदी पर एक बहुत स्ट्रेट दबाव बन रहा था संजय जोशी को लेकर, उतना स्ट्रेट दबाव अब आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस जबकि दोनों की चॉइस है, मोदी के काफी करीब हैं और आरएसएस के साथ भी अच्छा मीडिएशन कर लेते हैं बीजेपी और आरएसएस के बीच में। तो ऐसे में मतलब आपको लग रहा है कि संजय जोशी वाली बात के दबाव में आएंगे अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह? ये सवाल आप दोनों से है। सुभाष जी पहले आप। एक तो मैं आपको बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस इनके नाम की घोषणा होने में इतना वक्त क्यों लगा। ये जो मामला है वो भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस इनके बीच में जो तकरार है उसके कारण हुआ। जो महाराष्ट्र में सब लोग जानते हैं कि एक अगर आदेश दिया जाए एकनाथ शिंदे को अमित शाह की तरफ से उठ जा तो उठ जाते हैं, बैठ जा तो बैठ जाते हैं। तो एकनाथ शिंदे इनकी इतनी ताकत नहीं थी कि वो सीधे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से पंगा ले और इतना 12 दिन का समय निकाले एक पद के लिए, चीफ मिनिस्टर के या फिर गृह मंत्रालय के लिए। क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आए हैं वो सबको पता है कि ईडी के डर के कारण ही वो यहाँ इनके साथ आए हैं। तो क्या ईडी फिर से एक बार डर नहीं दिखा सकती थी बीजेपी? लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को एक दिखाना था अमित शाह इनको कि आप मेरे ऊपर निर्भर है, आपका जो फैसला है वो मेरे ऊपर निर्भर है, ये दिखाना चाहते थे। इसके लिए पूरा ये 12 दिन का वक्त लिया गया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। नहीं तो उम्मीद ये थी कि 23 तारीख को काउंटिंग हुआ, 25 की सुबह सारे विधायक दल की बैठक होनी थी बीजेपी की और उसमें देवेंद्र फडणवीस की घोषणा होनी थी। ये तो तय था क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बार बहुत ही कम महाराष्ट्र में घूमे, सबसे ज्यादा जो रैली की वो देवेंद्र फडणवीस ने की, तो लाजमी था कि उनका चयन होना।
लेकिन 12 दिन लिए गए और आखिरकार जो प्रेशर आया कार्यकर्ताओं से और आरएसएस से, उसके कारण देवेंद्र फडणवीस को वापस यानी उनका ही चयन हुआ। तो ये इसमें अंदरूनी जो दांवपेच है वो हम देख सकते हैं। बेसिकली देवेंद्र फडणवीस को मोदी और शाह ने दिखाया कि अभी भी हमारा रोल और हमारा कंट्रोल है, तो आपको देखना होगा, इसे समझना होगा। अजय जी। नहीं, मेरा ये मानना है विनीता जी कि इस पूरे महाराष्ट्र प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो शीर्ष नेता हैं, मोदी और शाह, वो कभी नहीं चाहते थे, ना चाहते होंगे, चाहते थे या नहीं चाहते होंगे कि महाराष्ट्र से कोई ऐसा चेहरा सामने आए जो कल को योगी की तरह एक क्वेश्चन उनके सामने खड़ा कर दे। आरएसएस ये चाहता था कि कम से कम ऐसा चेहरा हो जो कि कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच का, और फडणवीस उसमें सबसे ज्यादा फिट इन करते थे क्योंकि वो बीजेपी के स्टेट पार्टी के भी सपोर्ट उनको पूरा 100% था और संघ का तो था ही था। आज 12 दिन अगर हुए हैं तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा। मोदी जी और शाह जी किसी भी राज्य में आप देखें, जब चुनाव होता है तो वो अपने हिसाब से चेहरा, भले ही इलेक्शन के पहले चेहरे नहीं आते हैं, पर चेहरे तो इनके पॉकेट से निकल जाते हैं। इस बार महाराष्ट्र में कोई नया चेहरा नहीं आया। वही देवेंद्र फडणवीस जिसके बारे में 12 दिन से चर्चा चल रहा था, फाइनली वही हुए मुख्यमंत्री। यही स्थिति होने वाली है पार्टी अध्यक्ष के तौर पे। आरएसएस भी इस पे शायद खेल पे लगी हुई है कि होंगे तो संजय जोशी, वरना तुम नाम लेके आओ। इनके पास कोई नाम है नहीं, क्योंकि जो ये नाम लेके जाते हैं आरएसएस एक्सेप्ट नहीं करता, और आरएसएस के पास संजय जोशी के अलावे नाम हो सकते हैं, पर जो सामने चेहरा आ रहा है वो संजय जोशी। आखिर संजय जोशी को आरएसएस क्यों, या आरएसएस के तरफ से क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है, जानते हुए भी कि मोदी और संजय जोशी के बीच में बहुत ज्यादा दोस्ताना रिश्ता नहीं है। उस वायरल वीडियो के बाद से की बात मैं कर रहा हूं, उसके पहले थे दोनों बड़े करीब, पर आज की तारीख में अगर संजय जोशी का नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई तो पेंच है, एक दूसरे को कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है। और शायद मेरा मानना है कि अगले 2-3 महीने के अंदर समय लगेगा, क्योंकि संघ मानने वाला नहीं, ये दोनों भी मानने वाले नहीं। आफ्टर महाराष्ट्र और हरियाणा, सवाल है कि कब तक भारतीय जनता पार्टी को अपना नया अध्यक्ष मिलेगा, और क्या संघ इन दोनों की बात सुनेगा, या ये दोनों संघ की बात पे संजय जोशी को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कि फडणवीस को इन्होंने महाराष्ट्र में एक्सेप्ट किया। जी, मतलब अभी काफी सारे दांवपेच अंदर चल रहे हैं जो कि शांत नहीं है। हालांकि चुनाव के परिणाम आने के बाद सरकार बनाने में भले कामयाब हो गई हो बीजेपी, लेकिन अभी अंतर्द्वंद बहुत सारे चल रहे हैं। ये देखना होगा कि किस तरह से इन सब चीजों से पार पाते हुए, अभी और भी चुनाव है, दिल्ली के इलेक्शन आ रहे हैं, बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, और हालांकि यूपी का इलेक्शन दूर है, लेकिन यूपी ने सबसे बड़ा डेंट किया था लोकसभा चुनाव में। उसकी तैयारी भी बीजेपी लगभग 2 साल पहले शुरू कर ही देगी उत्तर प्रदेश में। तमाम तरह की ये चीजें हैं जो कि सवाल का जवाब मांगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सुभाष जी, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।